नमस्कार, स्वागत है आपका संभव आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं वत्सल। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद है। हमारे साथ मैम ऋतिका लोम्बोर हैं, जो कि यूपीएससी में 935 रैंक उनकी आई थी। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संभव आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, और हम संभव परिवार की तरफ से आपका ढेर सारा धन्यवाद करते हैं समय निकालने के लिए, और आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो थैंक सबसे पहले तो ऋतिका मैम ये बताइए कि व्हाट इज योर जर्नी, और अब सब उसके पहले आप बताइए कि अपने बारे में कि क्या आपका बैकग्राउंड रहा है और क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में बताइए। तो मेरा बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड था। जैसे मैंने ट्वेल्थ के बाद मैं तब नीट की प्रिपरेशन करती थी, मेडिकल एंट्रेंस की। बट फिर वो मेरा हुआ नहीं क्लियर, तो मैंने बीएससी बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, गार्गी कॉलेज। उसके बाद जब वो मेरा कंप्लीट हुआ तो तब से ही मैंने सोचा हुआ था कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन करनी है। तो फिर जब वो ख़त्म हुआ मेरा ग्रेजुएशन, उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो ये बात है 2018 की। तो मैं 2018 से प्रिपरेशन, मेरा ग्रेजुएशन उस साल में कंप्लीट हुआ था, तो मैंने तभी से ही स्टार्ट कर दी थी और फिर अब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनली। तो मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था और मेरा ओवरऑल फिफ्थ अटेम्प्ट था। ओके, सो मैनी मोर कांग्रेचुलेशन फ्रॉम दिस साइड टू। थैंक यू। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो आज के टाइम पे एक टेक्नो फ्रेंडली एनवायरनमेंट चल रहा है। हम्म। आज के टाइम पे अगर हम बात करें यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने की, शुरू हम्म। करने की, तो उसमें सबसे बड़ा जो बैरियर बनता है वो टेक्नोलॉजी बनती है। स्मार्टफोन्स हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की, और अपनी प्रिपरेशन के बारे में हमें थोड़ा और बताइए कि कैसे इसको कैसे आपने मैनेज किया। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम और रील्स ये सब इतनी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थे, इतना कोई यूज़ नहीं करता था, ये सब आई भी नहीं थी तब रील्स वगैरह। तो मैंने तभी से अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करा हुआ था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग कर लें डीएक्टिवेट, उससे वो हो जाएगा। आपको एक लिमिट खुद की सेट करनी होती है, आपको कब यूज़ करना है कब नहीं। जैसे बाद में मैंने बीच बीच में कभी कभी एक्टिवेट करती थी अपनी आईडीज़ वगैरह, जब मेंस हो जाता था या उसके बाद मैं फ्री हूँ, मुझे लगता था थोड़ा टाइम है तो। बट जनरली मैं सोशल मीडिया से दूर ही रहती थी, क्योंकि ये थोड़ा एडिक्टिव तो होता है। बाकी टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो, मतलब आप उसको अपने फेवर में भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है, मैंने आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन जो है, नोट्स लेना और वीडियोस देखना, ये सब यूट्यूब टेलीग्राम की मदद से मैंने करी है, बहुत ज़्यादा मैंने इसका यूज़ किया है। तो टेक्नोलॉजी दोनों तरीके से ही मतलब आपके लिए काम आ सकती है, या तो आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो या नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो आपने बताया कि आपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से यूज़ किया। आपने टेलीग्राम को यूज़ किया, यूट्यूब को यूज़ किया। हम्म। तो आज के टाइम पे मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट की। हम्म। आज के टाइम पे क्या है कि कंटेंट की इतनी भरमार है। वो टेलीग्राम पे आप ले लीजिए, बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे मतलब इवन लॉट्स ऑफ हाँ। नोटिफिकेशन कम्स इन द स्मार्टफोन की, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक है ना कि मोर स्टडी मोर हाँ। कंफ्यूजन, हाँ। लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, और एक हमारा नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो हाउ यू कैन मैनेज कि इन सारे कंटेंट्स में हमारे लिए कौन सा मटेरियल जो है वो बेस्ट है, और हम कैसे मैनेज करें, कैसे उसको शॉर्ट आउट करें कि हाँ ये जो हमारा कंटेंट है वो हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो हमेशा यूपीएससी में कहा भी जाता है कि यू हैव टू फिल्टर आउट द नॉइज जो सराउंडिंग में है। तो आप सभी अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागेंगे तो आप भागते ही रहेंगे। फिर आपको ये खुद फिगर आउट करना पड़ेगा आपको किस चीज़ के लिए नोट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो या इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो आप उसका एक सोर्स पकड़ लो और उसको ढंग से पढ़ो। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागना मुझे नहीं लगता इतना काम करता है। और आप जितना अपने नोट्स खुद से बनाओगे वो ज़्यादा मुझे लगता है फ़ायदा करता है और प्रेफरेबल रहता है। क्योंकि अपने आप से जो आप नोट्स बनाते हो उससे आप ज़्यादा समझ पाते हो चीज़ें। तो आपको खुद ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट है और कौन सी काम की है। और इसकी मदद आपको यूपीएससी का सिलेबस से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। आप यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ो, उसको याद करो, उसको फॉलो करो, मतलब अच्छी तरीके से, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट तैयार करो। और अगर आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट बन गया है तो उसको उतना ही रखो। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि जब आप मेंस में आंसर भी लिखोगे तो वो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है या 250 वर्ड्स में लिखना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बनाओ। तो मुझे लगता है इससे आपकी मदद होगी। तो हम स्टडी मटेरियल की बात कर रहे थे, हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो बीइंग अ कनेक्शन विद संभवम,
इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी। और इसके बारे में आपका कैसा क्या ओपिनियन है, और कैसे हम संभवम के थ्रू जो हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, वो संभवम की कैसे हेल्प ले सकते हैं, और हाउ संभवम इज इम्पोर्टेंट इन योर जर्नी, इसके बारे में बताइए। मैं अगर संभवम की बात करूं मेरी जर्नी में, तो जब मेरा 2020 में मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था और वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ही दुखी थी उस टाइम पर कि मुझे लग रहा था इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब नहीं हुआ तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, तो मैं बहुत दुखी ही थी उस समय। तो मुझे यहाँ दिया दिल्ली से मुझे मेल आया एक, तो तब मुझे पता लगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं परेशान हूँ किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, तो उससे अच्छा है, परेशान रहने से अच्छा है कि मैं लोगों की मदद कर लूँ। तो मैंने उस टाइम पर ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे दूसरे बच्चों को गाइड कर सकूं। तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि आप जब परेशान होते हो तो आप दूसरे की परेशानी को अगर कम करने की कोशिश करोगे तो आप भी उस चीज़ से आगे उभर पाते हो। तो मेरे साथ यही हुआ था, और फिर मेरे बहुत सारे मेंटीज हैं जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, उनके साथ भी मेरा एक पर्सनल कनेक्शन हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब उन्हें गाइड करती हूँ तो वो लोग उसको सुनते हैं और समझते हैं, और अब मेरी सक्सेस हुई तो उसमें वो लोग भी, वही देखती हूँ कि इतना कनेक्ट। और जहाँ तक बात आई इसके यूसेज की बच्चों के लिए, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को अफोर्डेबल कोचिंग जो कि और फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आज के टाइम में मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइनेंशियल, लाइफ सिचुएशन। यस, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड सिचुएशन में वो हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनको कुछ ऐसी गाइडेंस मिल सकती है। क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में क्या होता है ना कि बच्चों को ऐसा लगता है कि आप बड़े बड़े नेम्स के लिए अगर पढ़ोगे या फिर कोचिंग लोगे तभी आप क्लियर कर सकते हो, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेशक हेल्प ली हो बट सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो संभवम आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा, बाकी आपको चलना खुद ही है। तो इस गाइडेंस के लिए तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो जो आपको एक रीजनेबल, जो भी आप फाइनेंशियली आपको इतना बर्डन नहीं देगा। तो इस तरीके से आपकी हेल्प हो और सकती है। संभवम इज रिलेंटलेसली वर्किंग फॉर द स्टूडेंट, और हम आज भी और हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारी फैकल्टी, हमारा मैनेजमेंट पूरी तरीके से अब इस प्लेटफॉर्म को और हमारे आपके लिए इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैम बात करेंगे अगले सवाल की कि एस्पिरेंट सीरीज का आपने देखा, एस्पिरेंट सीरीज देखा आपने, टीवीएफ की फेमस सीरीज है। तो एस्पिरेंट सीरीज में एक डायलॉग है, पेशेंस, perseverance and dedication. How these three words are interconnected with your life being and selected in UPSC? मुझे लगता है कि इन 3 वर्ड्स की वजह से और इसके एसेंस की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर मुझ में ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो मैं पहले ही हार मान लेती और कुछ और कर रही होती लाइफ में। क्योंकि मुझे जितने साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, उसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ही डिसहार्टेंड होते हो जब आपका मल्टीपल अटेम्प्ट्स में नहीं होता, पर फिर भी वहाँ पे खड़े रहना इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो रितिका जी, हम बात करते हैं जब जर्नी की, तो उस जर्नी और प्रिपरेशन के बीच में एक दौर आता है आंसर राइटिंग का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग के लिए क्या हेल्प कैसे मिल सकती है, हाउ दे कैन मैनेज कि आंसर राइटिंग को कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, बिकॉज जो स्कोर होता है मेंस का वो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इंटरव्यू का स्कोर तो है ही, पर मेंस का स्कोर में आप अगर अच्छा स्कोर कर लेते हो तो इंटरव्यू के टाइम आपको इतना बर्डन नहीं रहता। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस करो, आप ये मत वेट करो कि मैं पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ और उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूँगा। इट इज़ दोनों दोनों जगह, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों की एक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इकट्ठे पढ़ाई करो उसकी। और जैसे क्या होता है ना, जब मेरा 2020 वाला अटेम्प्ट था तो मेरे मेंस में इतने अच्छे, जीएस में इतने अच्छे स्कोर नहीं आए थे, जिसका मुझे गलती यही लगती है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी थी, मैंने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं करी थी। आप जब 3 घंटे बैठकर लगातार वो 20 क्वेश्चंस लिखते हो ना, तो उसकी जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है आंसर करने की जो जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और वहीं आप अगर
अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए और उसके बाद मैं घूमने चला गया और फिर उसके बाद बैठ के तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो करते हैं तो उससे इतना फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपको लगातार बैठकर लिखने हैं वो 20 क्वेश्चन। तो आप लगातार प्रैक्टिस करो तो ही मुझे लगता है बहुत ही अच्छा उससे इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस इसमें कंटेंट तो है ही, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। मतलब आपको डायग्राम्स, मैप्स, इन सब का यूज करना, फ्लो चार्ट का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब ही वही बातें लिख रहे हैं, लेकिन आपका कंटेंट दूसरे से कैसे अलग होगा वो आपकी प्रेजेंटेशन और आप किस तरीके से उसे लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और कंटेक्चुअल क्लैरिटी होना, आपका ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप लिख कुछ और रहे हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही नहीं, आपको वही लिखना है जो आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें फॉलो करने से काफ़ी फायदा होता है। प्रीलिम्स की बात हमने कर ली, हमने मेंस की बात कर ली, आंसर राइटिंग की बात हो गई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरव्यू, और आपने भी कहा आपका ये थर्ड इंटरव्यू था आई गेस। तो इंटरव्यू को लेकर के वो जो एक पैनल प्रेशर होता है, हाउ टू हैंडल इट, और इंटरव्यू में जाने के बाद इट्स टाइप ऑफ बहुत चीजें र्यूमर में है कि बहुत का सवाल पूछते हैं कि सेब रख के सर, वो बहुत सारे आजकल तो र्यूमर्स भी हैं। तो व्हाट इज योर, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उस वक्त पे, एक्सपीरियंस के टाइम पे, आपका इंटरव्यू के टाइम पे, जो आप शेयर करना चाहती हैं, और एट द मोमेंट जहां आपको लगा हो कि दिस वाज द मोस्ट फेवरेबल मोमेंट फॉर यू इन इंटरव्यू, उसके बारे में हमें बताइए। जैसे मैंने बताया कि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं यूपीएससी के, तो मेरा हर इंटरव्यू में एक अलग एक्सपीरियंस था। हर बोर्ड के साथ आपका एक अलग एक्सपीरियंस होता है, पर वो जो इंटरव्यू वाला डे है वो एक मेमोरेबल मोमेंट होता है। आप भूलते नहीं हो कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। जब फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन एरर्स हो गई थी मेरी, तो उसकी वजह से मैं बहुत नर्वस हो गई थी। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वो ना होती तो शायद मेरे और थोड़े मार्क्स इंक्रीज हो जाते। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि जो भी जाए, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम बताते हैं, तो आप उसको बैठकर सोचने मत लगिए उसके बारे में, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं बाद में। आप अपने इंटरव्यू पे फोकस करिए और काम रहिए। काम रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इंटरव्यू प्रोसेस। होल जर्नी। हाँ, होल जर्नी एंड इंटरव्यू ऑल्सो। सो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पर कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ओवर प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो नेचुरल सेल्फ है वो खत्म हो जाता है। तो आप नेचुरल रहिए वहाँ पर, वरना सभी लोग अगर सेम तरीके से बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपके अंदर क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। तो मैंने इस बार ही ट्राई करा कि मैं बहुत नेचुरल रहूं, जैसी मैं हूँ वैसी रहूं। और ऑनेस्ट रहिए वहां पे। ऐसे आप झूठ बोलते हैं तो वो पकड़ा जाता है। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही आपके लिए मतलब फायदा करता है इंटरव्यू में। और कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी रही क्वेश्चंस की बात, तो क्वेश्चंस पूछे आपके सिलेबस से ही जाते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो ऐसे आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे जैसे मेंस और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे पूछेंगे मतलब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, तो ये मेरे पिछले इंटरव्यू में था, जहाँ पे मैम ने मुझसे पूछा कि ओके रितिका, लुक इनटू दिस रूम एंड टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स डू यू फाइंड अनसस्टेनेबल, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो शी वॉज आस्किंग मी कि आपको इस रूम में क्या क्या अनसस्टेनेबल लग रहा है, आप पूरे रूम को देखिए। तो ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसा घबराना या वो नहीं करना है, आपको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है अपना कि क्या क्या आपको लग रहा है कि वहां पर है, और सिंपली उनको बता देना है। तो ये सब चीजें चेक होती हैं। बाकी वो एक कन्वर्सेशन होती है आप सब लोगों के बीच में, जो भी वहाँ पे पैनल मेंबर्स होते हैं सब बैठे होते हैं। मेरा इस बार का इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी ही काम था, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जो इंटरेक्शन थी मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी थी। मतलब वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे कुछ नहीं आ रहा था तो वो सामने से मुझे उसका आंसर भी बता रहे थे और मेरी हेल्प भी कर रहे थे। और बाकी वो आपको जज नहीं करते अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कोई क्वेश्चन, वो आपको सिर्फ उस चीज़ पे जज करते हैं या फिर उस पे मार्क्स देते हैं जो आपको आती हैं। जो नहीं आती उसके बारे में वो इतना नहीं वो करते। रितिका जी, एट लास्ट की क्या पेरेंट्स के लिए रिगार्डिंग क्या वो मोमेंट होता है, क्या आपके पेरेंट्स के लिए वो मोमेंट कैसा था जब उन्होंने देखा कि हमारी बिटिया जो है दैट इज क्वालिफाइंग इन यूपीएससी, वो मोमेंट एक्सप्लेन करिए। मैं वो, इट्स टाइप ऑफ वो हैप्पीनेस जो होती है ना, वो एक अलग हैप्पीनेस होती है।
हाँ, हैप्पीनेस वो अलग तो होती है, लेकिन जब मेरा जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि एक दो दिन पहले से ही चल रहा था कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज आने वाला है, तो हमारे घर में टेंशन ज्यादा होती थी क्योंकि इतनी बार से यही चीज एक्सपीरियंस करने के बाद हमको लगता था कि मतलब मेरे घर वाले मेंस तक तो थोड़े वो रहते हैं, इतने परेशान नहीं रहते, उन्हें लगता है कि ये तो हो जाता है इसका क्वालिफाई। जब फाइनल रिजल्ट आता था तभी वो ऐसे वो हो जाते थे कि अब फिर से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इस बार जब आया तो एकदम से आया रिजल्ट और मुझे किसी ने बताया ही ऐसे कि ना हो गया आपका, देखा आपने। तो मुझे लगा रिजल्ट आ गया, मतलब बहुत देर से मैं बैठी हुई थी खोल के साइट, तब तो नहीं आ रहा था, एकदम से आ गया। फिर मैंने अपना नाम सर्च करा और मेरे साथ बहुत ही एक फनी इंसिडेंट हुआ कि जिसमें जब मैं यूपीएससी की साइट खोल रही थी तो क्या हुआ कि मेरी हिंदी वाली पीडीएफ डाउनलोड हो गई और मैं इंग्लिश वाली डाउनलोड कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था इस बार तो मैं रिजल्ट ना अपने नाम से सर्च करूंगी। पिछली बार मैंने रोल नंबर सर्च किया था तो मेरा हुआ नहीं था। इस बार मैं नाम से सर्च करूंगी। और वो हिंदी वाली पीडीएफ में तो आप नहीं लिख सकते नाम ऐसे ऋतिका, तो मैं नहीं लिख पाई उसमें, फिर मुझे रोल नंबर डाल के ही सर्च करना पड़ा, तो फिर मेरा नाम था उसके अंदर। तो मैं तो बहुत खुश थी, फिर मैं गई अपने घर वालों को बताया। मेरी मम्मी तो इतनी खुश थी कि उन्होंने 2 मिनट में पता नहीं किन किन को फोन कर दिया जिनसे हमारी बात भी नहीं हुई इतने सालों से। हमारी बिटिया भाई को रिजल्ट आ हाँ, गई कि अब है। मेरी बेटी का, आपको पता है मेरी बेटी का यूपीएससी क्लियर हो गया, सबको बता दिया उन्होंने। पापा तो ऑफिस में ही थे तो उनको मैंने कॉल करा। फिर एक ना हमारे साथ ये हुआ था कि जैसे मेरे सोसाइटी में ही एक अंकल हैं, उनको पुलिस अवार्ड कुछ मिला था वो, तो उस टाइम पर उन लोगों के लिए सब बुके लेके गए थे। तो मैंने पापा को बोला था कि मुझे भी बुके दो, मुझे भी चाहिए। पापा ने कहा था तेरा जो सिलेक्शन हो जाएगा ना तो तेरे लिए बुके लेकर आएंगे। फिर जब पापा घर आए तो वो मेरे लिए बुके लेकर आए हुए थे। तो मुझे लगा कि अच्छा ये मैंने बोला था तो इसलिए ये लेकर आए हैं अभी। दैट इज द गोल्डन मोमेंट और हाँ। इसको कभी भी भूल नहीं सकता। रितिका जी, लास्ट में बस ये बताइए 3 शब्दों में, व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ सक्सेस जो आप देना चाहती हैं आने वाली एस्पिरेंट्स को जो इस साल प्रिपरेशन करने वाले हैं, और उन सभी लोगों के लिए जिनने यूपीएससी की तैयारी करनी है, व्हाट इज योर फॉर्मूला रिगार्डिंग दैट? ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं बेसिकली, बट इन हाँ, जस्ट वर्ड आई जस्ट वांट टू से कि कुछ ऐसी चीजें जो ध्यान रखने की बातें हैं कि इसको ध्यान में रखना चाहिए और ये चीजें हम करें तो वी विल achieve success in this field. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो चीज़ ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा किया है वो है इंट्रोस्पेक्शन। आई एम वेरी गुड एट इट। मैं अपनी गलतियाँ पहचानती हूँ, उस पर वर्क करना प्रेफर करती हूँ। तो जब तक हम दूसरी चीज़ों पे ब्लेम करते रहेंगे तो तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। आपके अगर मेंस में मार्क्स कम आए हैं या आपने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपसे क्या गलती हो गई, क्या कमी थी। आपको उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो, तभी आप इम्प्रूव करते हो। मेरी मैं बहुत सारी इस एग्जाम की स्टेजेस में फेल हुई हूँ और उन सारी स्टेजेस से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है कि यहाँ पर मेरी ये कमी रह गई थी, इसलिए मेरे ऐसे मार्क्स आए। मेरे फर्स्ट टाइम मेंस में मार्क्स कम थे और सेकंड टाइम बढ़े, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्या कमी थी। अगर वो कम नहीं आते तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये क्यों कम थे और फिर मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें इंक्रीज भी नहीं कर पाती। तो आपको डिसहार्टेंड नहीं होना, मतलब लाइफ में डीमोटिवेटेड नहीं रहना कि आपसे ये इस बार नहीं हुआ है तो कभी होगा ही नहीं। आपका होगा जरूर, लेकिन आपको लगे रहना है एंड तक, तभी आपका कुछ ना कुछ लाइफ में होगा। और अगर आप नहीं भी कर पाते हो, आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो भी मैंने देखा है कि यूपीएससी से बाहर निकलकर भी लोग बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप अच्छे इंसान बनने पे फोकस करो, ऑनेस्ट रहने पे फोकस करो अपनी मेहनत की टुवर्ड्स, तो आपका यूपीएससी में नहीं तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो हम बेसिकली एक सेक्शन है हमारा ब्रेकिंग द रूमर्स रिगार्डिंग यूपीएससी, तो इसके अंदर हम बहुत सीरियस नहीं होंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक भी कर सकते हैं। तो मेरे कुछ सवाल बनाए थे, उसमें आपको बताने कि ऐसा जरूरी है यूपीएससी में कि हमें 18 घंटे पढ़ाई करनी होती है? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत बड़ा र्यूमर है, क्योंकि रोज 18 घंटे कोई पढ़ भी नहीं सकता। मतलब आप कैलकुलेट भी करो तब भी नहीं बैठेंगे आप। सोना कब है, खाना कब है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। रोज 8 घंटे पढ़ो, पर वो रोज पढ़ो। और आप ब्रेक भी ले सकते हो बीच में, किसी दिन नहीं कर रहा मन पढ़ने का तो आप मत पढ़ो, नेक्स्ट डे आपका और आउटपुट अच्छा आएगा। 18 घंटे अगर हम पढ़ेंगे तो 3 दिन पढ़ पाएंगे, उसके बाद तो फिर हम बस लेट ही जाएंगे कि अब और नहीं होगा, बस बिल्कुल। अच्छा, ऐसा जरूरी है कि सोशल मीडिया से हमें हट के रहना चाहिए? वी डू नॉट यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे आप क्या कहेंगी?
इसमें तो मुझे लगता है कि ना हर पर्सन का इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, फिर भी क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उनको बहुत ज़्यादा उसका मतलब नुकसान होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैंने यूट्यूब वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया था, तो उस पर शॉर्ट्स वाला फीचर आ गया था। तो मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने उस पे उसको कंट्रोल करने के लिए खुद ही काम किया। जैसे मैंने वो यूट्यूब का जो वो वाला ऐप डाउनलोड किया जिसमें शॉर्ट्स नहीं आते। तो आप अगर आपको लग रहा है आप किसी जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कोई टाइमर सेट कर लो। जैसे फ़ोन में तो फीचर्स होते हैं ये सब कि आपको वो आ जाएगा मैसेज कि आप इतनी देर चला चुके हो। तो ये सब चीज़ों टेक्नोलॉजी का फिर ढंग से यूज़ करो ऐसे। और अच्छा ये बताइए स्क्रीन की तरफ देख के कि आईएस एंट्री वाली वीडियोस देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? मैंने तो नहीं देखी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे आप और ज्यादा ना मतलब जब नहीं होता है तो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हो। और अगर आप ऐसे उस प्रोसेस में होते हो तो आपको लगता है कि बस यही है इसकी। पर वो रॉयल एंट्री वीडियो से ज्यादा भी बहुत कुछ है इसमें यूपीएससी की जर्नी में। और जो रूमर्स है लबासना को लेकर कि इट्स लाइक हेवन और व्हाटएवर द थिंग इज जस्ट मेंशन्ड, क्या लगता है मतलब ये परसेप्शन लेके जाना चाहिए? मैं तो नहीं ले जा रही हूँ ओके। जब जाऊंगी तभी पता लगेगा ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पर ये जानना चाह रहे थे कि इंटरव्यू में जो कठिन सवाल होते हैं उसका जो आजकल इंस्टा पे फेसबुक पे वो हाँ। पोस्टर्स बना के पूछते हैं लिटरली कि एक सेब सर पे रख के वो अंडे सर पे रख के ले जाने वाला इस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ऐसे तो नहीं पूछे जाते ऐसे मुझसे तो नहीं पूछे गए। कि कमरे में क्या चल रहा है और क्या बंद है हाँ, तो घड़ी की सुई चल रही है और बंद है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो। अगर वो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते भी हैं तो वो भी मैंने जैसे बताया वो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए पूछते हैं कि आप कितने अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स के बारे में। बाकी वो ऐसे नहीं कुछ पूछते कि ये सेब वाला मुझसे तो नहीं पूछा हो, मैंने सुना भी नहीं किसी से पूछा हो। जैसे बहुत ही वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे सर ने पूछा था एक बार पहले एक इंटरव्यू में कि वाई शुड वन बी ऑनेस्ट। तो इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसका सब बहुत अलग अलग तरीके का जवाब दे सकते हैं। मैंने उसका आंसर दिया था कि सर वन शुड बी कि आई वुड बी ऑनेस्ट सो दैट इससे वन कैन स्लीप बेटर। आपको कोई इनर डिसोनेंस नहीं होगी, आप अपना काम ढंग से कर पाओगे और आप कभी डरोगे नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है ऑनेस्ट रहना चाहिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। रितिका जो जी, हु इज योर आइडल इन दिस जर्नी? मेरी आइडल तो आई वुड से मेरी नानी है, मेरे पापा भी मेरे आइडल हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे आइडल हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी नानी ने बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखी है। शी वॉज अ सिंगल मदर, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल से अपने बच्चों को पाला। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता था जब नहीं हो रहा था सिलेक्शन तो मेरी नानी मुझे अपनी स्टोरी सुनाती थी कि तू तू इतने से डर गई, तुझे पता है हमारे साथ में हमने ये किया था फिर ऐसे वो हुआ। तो वो मुझे जब अपनी कहानी सुनाती थी तो मुझे लगता था कि नहीं इससे तो बेटर है अभी लाइफ और अच्छा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू अपना समय निकालने के लिए। तो थैंक यू सो हमारे मच। साथ आज थी रितिका लोमोर जी, 935 रैंक ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी के लिए। थैंक यू मैम। तो हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।